हेलो गाइस। तो आज मैं आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगी जिस एग्जाम में हिंदी हो और ये टॉपिक ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो कैसी भी एग्जाम हो, चाहे जिस एग्जाम में हिंदी पूछ। अब 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा पढ़ेंगे कि इसको पढ़ने की दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ट्रिक से पढ़ेंगे आज के बाद में इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही एक होता है इसी का भाई पढ़ते हैं उपसर्ग, एक उपसर्ग होता है और इसका भाई होता है एक प्रत्यय। तो उपसर्ग उप और सरक से मिलकर बना है, उप प्लस सरक से मिलकर बना है ये। और प्रत्यय बना है प्रति प्लस अयन से मिलकर। हो गया सहायक, उपका अर्थ हो गया सहायक, और सरक का अर्थ हो गया भाग, सरक का अर्थ हो गया भाग। और प्रति प्लस एन, इसके अंदर यण संधि है, यण संधि, तो इसको प्रत्यय बनेगा। तो इसका अर्थ होता है पीछे आना, पीछे आना इसका। अब उपसर्ग के बारे में देखेंगे, उपसर्ग क्या होते हैं और कैसे लगते हैं शब्दांश के अंदर और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग लगते हैं पहले, शब्दांश से पहले लगते हैं, लगकर उस शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। और वैसे ही प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, तो ये भी शब्द के पीछे लग करके उस शब्दांश का अर्थ चेंज कर देते हैं, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। अब आज हम देखेंगे प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम उनको पहचान करें, वो सब देखेंगे आज हम इनको। और प्रत्यय को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, सिर्फ 10 मिनट के अंदर प्रत्यय याद हो जाएगा और आज के बाद में आप इस टॉपिक को दोबारा उठा के नहीं देखोगे, ऐसे याद हो। जैसे अब उपसर्ग कैसे लगते हैं शब्दांश के पहले, कैसे प्रयोग होता है, तो इसके बारे में बताऊंगी मैं थोड़ा सा। तो ये जैसे ये शब्द है हार, हार का एक तो हार वो होती है हार जीत, मतलब एक वो होता है गले में पहनने का हार। तो इसके पहले हम जैसे प्रत्यय लगा देंगे, हार से पहले प्रत्यय लगा देंगे, पहले प्रत्यय लगा देंगे, तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। लगा देंगे तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, इसका बन जाएगा परिहार। परिहार उसे कहते हैं त्यागना। परिहार का मतलब होता है त्यागना, परिहार का मतलब होता है त्यागना। हम इस हार से पहले सम उपसर्ग लगाते हैं, ये हार है, इससे पहले सम उपसर्ग लगा देंगे तो इसका हो जाएगा संहार। तो संहार का अर्थ होता है मारना, उसने उसका संहार कर दिया, मार दिया उसको। इसमें सम उपसर्ग जोड़ देंगे तो इसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा और ये सब संहार बन जाएगा, तो इसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। जैसे संहार का अर्थ होता है मारना, वैसे ही हार, इस हार में पहले दूसरा अर्थ था और इसके परि उपसर्ग लगा दिया तो इसका परिहार बन गया, और इसका परिहार मतलब त्यागना। और वैसे ही हार है, हार से पहले सम उपसर्ग लगा देंगे तो इसके अर्थ परिवर्तन हो जाएगा और ये संहार बनेगा, तो संहार का अर्थ होता है मारना। ऐसे हम उपसर्ग जोड़ते हैं। तो अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। प्रकार होते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्ग कौन कौन से हैं? संस्कृत भाषा के उपसर्ग होते हैं 22। अब 22 उपसर्ग। अब संस्कृत भाषा के उपसर्गों को कैसे याद करें? जैसे अति, संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग हैं, तो 22 उपसर्ग बता रही हूँ मैं कौन कौन से हैं। जैसे अति, अधि, अनु, अति, अधि, अनु, अप, अपि और अभी। दो होते हैं अव और आ। अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभी, अव, आ। अब आगे आता है प्र, प्रति, परा और परी।
प्र प्रति परा परी दूर दुस नील निस दूर दुस नील निस उप 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 नी और वी और सु स सु समय। तो ऐसे संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग हो गए। तो 22 उपसर्ग ऐसे इनको याद करने की ट्रिक है, ये याद हो जाएंगे तो संस्कृत भाषा के सारे उपसर्ग याद हो जाएंगे। तो इन्हीं में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं संस्कृत भाषा के उपसर्गों में से, जैसे अति अधि अनु अत अति अभि अव आ प्र प्रति प्रा परि दूर दुस नीर निस उत उप नी वी सु सम। ये संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग हो गए। शब्दांश तो हम इसका पता कैसे करेंगे, इसकी उपसर्ग कैसे है। जैसे एक शब्द दे देंगे अत्यल्प, अत्यल्प, जैसे एक शब्द दे दिया अत्यल्प। अब इस ऐसे पूछेंगे इस अत्यल्प में कौन सा उपसर्ग है। एग्जाम के अंदर से पूछते हैं, इसे एक शब्द दे देते हैं, फिर इसमें पूछते हैं कि इसके अंदर कौन सा, फिर इसके अंदर से पूछते हैं कि कौन सा उपसर्ग है। तो इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है कैसे पता करेंगे। तो इसके अंदर ये है अति प्लस अल्प, ये यण संधि का नियम हो गया। अति प्लस अल्प, ई के बाद में असमान स्वर आएगा तो उसका यह बन जाएगा। तो इसके अंदर ऐसे निकालेंगे संधि का नियम निकाल के, तो फिर ऐसे पता कर लेंगे कि इसके अंदर अति उपसर्ग है। वैसे इसके अंदर और भी देखेंगे, अधि प्लस अक्ष, अधि प्लस अक्ष, इसका देखेंगे अध्यक्ष, अध्यक्ष, इसमें भी यण संधि का नियम लगा है। ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो ई और ए मिलकर के यह बन जाती हैं। ये मैंने संधि के अंदर बताया था आपको। तो इस शब्द के अंदर अति उपसर्ग है, ऐसे पता कर लेंगे हम संधि का नियम लगा के। पहला भेद देख लिया हमने। अब देखेंगे उपसर्ग का दूसरा भेद। उपसर्ग का दूसरा भेद में उपसर्ग का दूसरा भेद होता है हिंदी भाषा के उपसर्ग। तो हिंदी भाषा के उपसर्ग कौन से हैं। हिंदी भाषा के उपसर्ग वो है जो हिंदी भाषा से आए हो। जैसे हिंदी भाषा के उपसर्गों को कैसे पहचाने, तो हिंदी भाषा के उपसर्गों की ट्रिक बता दूं मैं। एक बार उनको याद कर लोगे ना तो फिर बाद में आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं, जैसे ए उ ओ उन, ए उ ओ उन, अध अन्य, ए उ ओ उन, अध अन्य, नी पर भिन्न भर, नी पर भिन्न और भर, भर सम, दू ती चो पच और चिर। हिंदी, ये सभी हिंदी भाषा के उपसर्ग है। इनको एक बार याद कर लेंगे तो हम उपसर्ग में पहचान लेंगे कि हिंदी भाषा के उपसर्ग है और ये उपसर्ग है। तो इनको याद करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ए सॉरी ये अन है, जैसे ए उ ओ उन, अध अन, नी पर भिन्न भर सम, दू ती चो पच चिर। ये सभी हिंदी भाषा के उपसर्ग हो गए। शब्द देंगे उसके अंदर उपसर्ग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी, हम ये याद कर लेंगे। तो इनको याद करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके अंदर कैसे आएंगे उपसर्ग, जैसे ये मैं उदाहरण बता रही हूँ। ये चीरकाल है, ये एक शब्द दिया हुआ चीरकाल, चीरकाल। तो चीरकाल में कौन सा उपसर्ग है, चीरकाल में चीर उपसर्ग हो गया, चीर प्लस काल। क्योंकि हमने हिंदी के सभी उपसर्ग याद कर रखे थे ना, तो हमें पता चल गया है कि चीरकाल में चीर उपसर्ग है। तो चीर उपसर्ग आ रहा है ना इसके अंदर, इसलिए अन का है
जिसे और देख लेंगे, जैसे अनमोल। अनमोल में कौन सा उपसर्ग है? इसमें होगा अन प्लस मोल। इसमें अन उपसर्ग हो गया, क्योंकि हमने ये देख रखा था पहले कि अन उपसर्ग आता है, तो ये अनमोल का अन उपसर्ग हो गया। क्या देखेंगे? जैसे समकोण। जिसे और देखेंगे समकोण। समकोण में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें पहचान लेंगे सम उपसर्ग है, सम प्लस कोण। हमने उपसर्ग का पहला भाग संस्कृत भाषा के उपसर्ग और दूसरा भाग देख लिया हिंदी भाषा के उपसर्ग। अब उपसर्ग का तीसरा भाग आता है विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब विदेशी भाषा के उपसर्ग क्या होते हैं, विदेशी भाषा के उपसर्ग को कैसे पहचाने, विदेशी भाषा के उपसर्ग कैसे है, तो विदेशी भाषा के उपसर्ग कौन कौन से हैं? तो मैं विदेशी भाषा के उपसर्गों के बारे में बताऊंगी कि ये विदेशी भाषा के उपसर्ग एक बार याद कर लोगे ना, तो आपको हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग तीनों में पहचानने में आसानी हो जाएगी कि ये हिंदी भाषा का उपसर्ग है, ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग है, या ये विदेशी भाषा का उपसर्ग है। भाषा के उपसर्ग कौन कौन से हैं? तो विदेशी भाषा के उपसर्गों के बारे में देखेंगे, जैसे बै, बा, बे, बै, बा, बे, बद, बिला, खुश। ये बद है, बद दिख नहीं रहेगा, ये बद है, बद। ये बिला, फिर है खुश, एन, गेर, एन गेर, ना सर हम, ना सर हम, फी, ला, फी, ला, दर, कम। ये विदेशी भाषा के उपसर्ग हो गए, तो इनको हम ऐसे याद करेंगे, बै, बा, बे, बद, बिला, खुश, एन कि हमें गेर ना है सर, हम फीस ला देंगे, दर्द कम करो। हम ऐसे इनको याद कर लेंगे। तो ये विदेशी भाषा के उपसर्ग हो गए। जैसे विदेशी भाषा के उपसर्ग शब्द के अंदर कैसे आते हैं, कैसे पहचाने? जैसे एक शब्द दे दिया हमारे को बखूबी। बखूबी, बखूबी में कौन सा उपसर्ग है? तो इसके अंदर पता चल रहा है ये बै उपसर्ग है, तो बै उपसर्ग हो गया, बै प्लस खूबी। वैसे ही और उपसर्ग दे देंगे, बेपरवाह। बेपरवाह, बेपरवाह में बे उपसर्ग है, बे प्लस परवाह, इसमें बे उपसर्ग था। एक होता है, जैसे शब्द और देखेंगे, खुश नसीब। खुश नसीब, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हम उपसर्ग पहचान लेंगे कि ये खुश उपसर्ग है। खुश नसीब में विदेशी भाषा उपसर्ग है और ये खुश उपसर्ग है। जैसे एन दे दी, एन वक्त, एन वक्त, ये शब्द आ जाए एग्जाम, तो फिर पूछेंगे कि इसमें कौन सा, तो फिर पूछेंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है एन और प्लस वक्त, तो इसमें हो गया एन उपसर्ग, एन प्लस वक्त, तो इसमें एन उपसर्ग हो गया। जैसे और दे देंगे, हम और सफर, फिर इसमें पूछेंगे कौन सा शब्द है एग्जाम के अंदर, से दे देंगे। इसमें हम उपसर्ग हो गया, हम प्लस सफर, पर, ये शब्द दे देंगे और फिर पूछेंगे इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें ला उपसर्ग हो गया। हम उपसर्ग को पहचान सकते हैं कि ये विदेशी भाषा का उपसर्ग है, ये हिंदी भाषा का उपसर्ग है, ये संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। ऐसे हम उपसर्गों को पहचान सकते हैं, हम उनके नियमों को देख सकते हैं। मैंने नियम बता दिए तीनों के, और तीनों के नियम याद कर लोगे तो आप उपसर्ग को कभी नहीं भूलोगे। हमेशा हर एग्जाम के अंदर पूछते हैं उपसर्ग के बारे में, जिसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं उपसर्ग के बारे में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। जिस एग्जाम में हिंदी होती है ना, उस एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं, और एग्जाम में नहीं कर रही। जिस एग्जाम में हिंदी सिलेबस में हो, उस एग्जाम में उपसर्ग पढ़ते नहीं आइए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपसर्ग सबसे पहले आता है।